केयर ऑफ। और फिर जब वो डेवलप ठीक से होता है तो फिर उसके आगे के स्टेजेस में भी डेवलपमेंट अच्छी चलती है। तो ये जब नीड्स की बात हुई कि हर स्टेज पे कोई नीड्स होंगी और उनकी अगर डेवलपमेंट ठीक होगी तो फिर आगे आगे की स्टेजेस भी स्मूथ जाएंगी। और ये नीड्स की जो सारी लिस्ट आई, एक डॉक्टर न्यूटन ने प्रेजेंट की पूरी एक वो लिस्ट के क्या क्या नीड्स होती हैं, तो उसमें से जो एक बहुत ही बेसिक नीड थी जो मुझे स्ट्राइक की कि एवरी चाइल्ड नीड्स हिज और हर इमोशंस, थॉट्स एंड इंट्यूशन टू बी वैलिडेटेड। तो कहीं मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती थी और कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि भले मेरे पेरेंट्स अवेलेबल थे, उन्होंने बेस्ट किया और कुछ भी ऐसा मैं पॉइंट नहीं कर सकती थी कि जो मिसिंग होगा, बट कहीं पे ये वाली जो चीज थी जो मैं ज्यादातर सब घरों में भी देखती थी कि पेरेंट्स, हम लोग इमोशंस के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बच्चों के इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते हैं। मैं कॉमनली अपनी क्लिनिक में भी देखती थी कि जब कोई बच्चा सैड है या एंग्री होता है तो पेरेंट उसको बोलता है तुम्हें उदास होने वाली क्या बात है, तुम्हारे पास तो इतना है, तुमको तो खुश होना चाहिए, तुमको तो ग्रेटफुल होना चाहिए। तो वो जो इमोशंस होते हैं जो बच्चों की, ये उसको हम वैलिडेट नहीं करते। समवेयर व्हेन वी से वैलिडेट, हमें क्या डर होता है कि वो बच्चा फिर उदास होता जाएगा या एंग्री होता जाएगा। पर वैलिडेशन को जब हमने समझा कि इफ यू आर फीलिंग ओके, उनको अभी थोड़े टाइम अगर गुस्सा आ रहा है, ऑफ कोर्स वो गुस्सा प्रोसेस हो जाएगा, वो अपने आप उसमें से निकल जाएंगे। पर अगर अभी है उनको ये गुस्सा, सो इट इज एब्सोल्युटली ओके विथ मी राइट नाउ। तो जब हम ये नहीं, वी आर नॉट ओके विथ, कहीं वो चाइल्ड भी उसको सेंस करता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन नीड जो मैंने देखी कि ना मेरी पूरी हुई थी, और ये सबसे एक कॉमन चीजें मैंने देखी कि जो सब घरों में होती है। और फिर उसके बाद में जब हमने ये समझा कि हमारे अलग अलग लेयर्स होते हैं, तो नॉर्मली अगर हम पेरेंटिंग पे ध्यान दें, मैं देख रही थी कि पेरेंटिंग के ऊपर भी एक टॉक हुआ था जैसे रिसेंटली, जब हम अपनी पेरेंटिंग देखें, जब हमारे पेरेंट्स जब बात करते थे या हम सोशल सर्कल्स में होते हैं, तो फोकस किस पे होता है बहुत बार, बच्चों के ऊपर, कि उनका बिहेवियर ठीक हो। हर पेरेंट चाहता है कि कहीं पे द चाइल्ड शुड बिहेव वेल। तो हम जो व्हेन वी आर नॉट ओके विद सर्टेन थिंग्स, हम चाहते हैं कि वो बिहेवियर उनका करेक्ट हो जाए, कि अच्छा तुम गुस्सा नहीं करो, तुम अच्छे से बैठो। अब अगर हम इसी को डीपर समझें जो पर्सन को, तो हमने देखा कि बिहेवियर के अंडरलाइंग एटीट्यूड होता है और उसके अंडरलाइंग होती है फीलिंग्स, एंड उसके अंडरलाइंग होती है नीड। तो ये समझ में आया कि अगर बच्चे की नीड पूरी हो रही है तो वो नेचुरली अच्छा फील करेगा, और अगर अच्छा फील कर रहा होगा तो ऑब्वियसली उसके बिहेवियर में भी वो दिखेगा, वो नॉर्मली उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा। वेरएज अगर उसकी नीड नहीं पूरी हो रही है तो नेचुरल है कि वो बच्चा अच्छा फील नहीं करेगा उस टाइम के लिए, और वो फिर कहीं बिहेवियर पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, जैसे हम अडल्ट्स हैं, वी आर नॉट डिपेंडेंट बाय नेचर। तो बहुत बार हम भी देखते हैं अपने रिश्तों में, जब हमारी नीड नहीं पूरी होती है, सपोजिंग आप चाहते थे अपने स्पाउस से कोई नीड आपकी कोई रही है, और जब वो नहीं पूरी होती है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि हम थोड़ा उस टाइम गुस्सा अगर आएगा या बुरा लगेगा, जो भी हमें फीलिंग होगी, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। तो जो पर हम उसको देख सकते हैं एंड वी कैन जस्ट प्रोसेस दैट इमोशन। इमोशंस आर नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। तो वो अपने आप जब हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, वो प्रोसेस हो जाती है हमारी फीलिंग्स। वेरएज जो बच्चे होते हैं, बच्चे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट बाय नेचर। तो उनकी नीड वो खुद नहीं मीट कर सकते हैं। जब उनकी नीड्स नहीं मीट होती हैं, वो जो उनकी फीलिंग्स होंगी, अगर हम उनकी फीलिंग्स से भी ओके नहीं होते हैं तो कहीं पे ये बच्चे के ऊपर बहुत असर करने लगता है।
तो जब हमने इसके बारे में और समझा, we realized this I already spoke about, कि when the needs are met, we have pleasant feelings. These pleasant feelings are all what we know as love-based feelings. तो दो ही तरह के इमोशंस होते हैं जो हमारी बॉडी में फील होते हैं, लव बेस्ड इमोशंस, और जब हमारी नीड्स नहीं मीट होती हैं तो जो अनप्लेजेंट फीलिंग्स होती हैं, विच आर द फियर बेस्ड इमोशंस। तो ये फियर बेस्ड इमोशंस क्या है? जैसे हम एनिमल्स की तरह हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा उस टाइम काम करता है व्हेन वी आर फीलिंग दीज फियर बेस्ड फीलिंग्स। तो जब ये हम फील करते हैं, वी आर the body has restlessness, there is a little anxiety probably, right? तो ये fight or flight के भी reactions trigger हो सकते हैं उस टाइम पे। नॉर्मली क्या होता है कि जब पेरेंट्स को ये फीलिंग्स फील करने की आजादी नहीं दी गई है, उनके ये फीलिंग्स वैलिडेट नहीं हुए हैं, जब बच्चा अगर सैड फील करेगा, एंग्री फील करेगा, वो बच्चा अडल्ट की अनमेट फीलिंग्स को, अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स को ट्रिगर करने लगता है। और क्योंकि ये ट्रिगर होता है तो इसीलिए एक बहुत ही नेचुरल कॉमन चीज देखी गई है घरों में, जहां पेरेंट चाहता है कि बस वो बच्चा उदास नहीं हो, बच्चा एंग्री नहीं हो। वी आर नॉट ओके विद देयर नेचुरल फीलिंग्स। तो जो डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर संदीप बात कर रहे थे कि हमने ये जाना है, हमने ये सुना है कि बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस होती है, ट्रॉमास होते हैं चाइल्डहुड के, जो हमें इफेक्ट करते हैं, और बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वहां से। पर्टिकुलरली मैंने देखा है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स रही हो, या जो स्ट्रेस रिलेटेड आजकल हम देखते हैं। पर काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कोई तरह का ट्रॉमा रहा है, क्योंकि बहुत कम जो वुंड्स होते हैं वो वुंड्स ऑफ कमीशन होते हैं, मतलब कि जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज रहा हो, या जहाँ मारते थे, फिजिकल अब्यूज रहा है, इमोशनल अब्यूज रहा है, गाली गलौज रही है, ये भी काफी घरों में होता है, बट इनको हम बोलेंगे वुंड्स ऑफ कमीशन। और अगर हम एक दूसरा पूरा सेक्शन ले ले, वुंड्स ऑफ ओमिशन, कि जहाँ आपको ऐसा कुछ ध्यान में भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, maybe there was neglect, maybe the parents needs were not met and hence they could not really meet your need। तो ऐसे भी बहुत केसेस हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि the child says के the adult says कि मेरा बचपन was perfect, कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने भी जब भी इनर चाइल्ड किया, ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के आई और उन्होंने अपने पैटर्न्स खोजे कि जो बचपन में थे। तो बचपन में जो हुआ है ना फ्रेंड्स, हम सारे जैसे ग्रो हुए हैं, हम लोग एक सारी चीजें अब्सॉर्ब करते रहे हैं बचपन का, हमारे आसपास जो हो रहा है, हमारी मदर जो फील कर रही है, राइट फ्रॉम द टाइम दैट वी आर इन द वूम, वी आर अब्सॉर्बिंग एवरीथिंग, और हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपको पहले लगता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कब आई, प्रॉब्लम आई शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद पहली बार आपके साथ में बेडरूम में कोई और पर्सन है जो कोई और अलग कंडीशनिंग लेके आ रहा है। तो उसके पहले अगर आपने सिबलिंग के साथ भी रूम शेयर किया है तो यूजुअली इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों की कंडीशनिंग सिमिलर होती है। तो व्हाट वी नीड टू डू फ्रेंड्स इज, हमें अपनी देखना है कि क्या हमारी कंडीशनिंग है, और वहां पे जो चीजें हेल्दी नहीं है, हमें वी नीड टू रिकंडीशन आवरसेल्व्स। तो हम एक छोटी सी, पहले इसके पहले कि मैं आगे बात करूं, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे फ्रेंड्स। आप एक काम कीजिए, अगर आपने जैसे घड़ी पहनी हो, तो नॉर्मली जैसे मैं लेफ्ट हैंड में पहनती हूँ, इसको निकाल लीजिए अभी और इसको दूसरे हाथ में पहन लीजिए। अगर आपने घड़ी नहीं पहनी है तो कोई भी ऐसी चीज, जैसे हम सबकी एक आदत होती है कि एक चीजों को हम इस तरह से रखते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। पर्टिकुलरली अगर आपके बॉडी पे रहेगा तो वो अच्छा रहेगा, तो अगर घड़ी है तो डेफिनेटली घड़ी के साथ कीजिए, या कोई आपने अगर कुछ और कपड़े ऐसे पहने हैं उसको कुछ अलग तरीके से कीजिए, ताकि हम देखेंगे क्या होता है जब हम कुछ अलग करने लगते हैं। वी आर सो हैबिचुएटेड टू अ पर्टिकुलर वे। आप लोगों ने किया फ्रेंड्स? मैं सजेस्ट करूंगी कि जरूर कीजिए।
अगर घड़ी आपके आसपास है, अगर आपने पहनी नहीं थी तो उठा के आप पहन लीजिए दूसरे हाथ में। यस। एक्सेलेंट। तो ये जो काम है जो इनर चाइल्ड का है, ये धीरे धीरे डेवलप होता गया है। अभी काफी इससे जो काम हो रहा है, जो हेल्प कर रहा है लोगों को, बहुत हेल्प कर पा रहा है। कार्ल यूंग ने सबसे पहले इसके बारे में बात की, द चाइल्ड आर्किटाइप। एरिक बर्न ने उसके ऊपर जो काम किया आगे, उन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का काम किया है। एरिक एरिक्सन का जो ये मॉडल की मैंने बात की कि जो पूरा हमारे स्टेजेस हैं, उन्होंने काफी उस पे काम किया है। और जॉन ब्रैडशॉ एक पर्सन है जो जिन्होंने इनर चाइल्ड पे के साथ काफी काम किया। उन्होंने काफी एडिक्ट्स के साथ काम किया है। जो भी तरह के लोगों को एडिक्शंस हैं, कोई भी तरह के, उसके लिए उनको इनर चाइल्ड की बहुत बहुत जरूरत है। हमारे जो हर तरह के एडिक्शंस हैं वो बचपन से ही आते हैं। मैं एक अपनी केस स्टडी शेयर करूंगी। हमारी वर्कशॉप अटेंड कर रही थी। देयर वाज अ लेडी जिनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहे, और ज्यादातर जो उनकी, जैसे वो बताती थी कि मेरी प्रॉब्लम सारी की सारी शादी के बाद शुरू हुई। शी वॉज फीलिंग के मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मेरा हस्बैंड भी मेरी नहीं सुनता है। तो वो पूरा वहां पे बहुत सारी चीजें थी। पर जब उनको मैंने कहा कि आप इनर चाइल्ड में आइए, तो एक सिंपल सी मेमोरी उनके सामने आई इनर चाइल्ड वर्कशॉप में, कि बचपन की जब वो 2-3 साल की थी तो उनको लेके गए कान छिदाने के लिए। और जब कान छिदाने गए तो उनको बताया कि अच्छा ऐसे होगा। तो उनको था कि ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन होगा। तो जैसे ही उनका कान छिदा तो ये एकदम से रोने लगी क्योंकि पेन हुआ। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो चॉकलेट लेके गए थे कि इनको चॉकलेट बहुत पसंद है। तो वो जैसे ही रोने लगी, इन्होंने इनके मुंह के अंदर चॉकलेट डाल दी। तो उनका ध्यान बट गया और वो चॉकलेट खाने लगी, और फिर दैट सूट हर समवेयर। तो इनकी जो पैटर्न इनका बन गया कि कहीं पे भी जहां उनको अब जरा सा भी स्ट्रेस होता है, उनकी आदत बन गई कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए और मुझे मीठा चाहिए। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रेसेस रहे शादी के बाद, वो स्ट्रेसेस के साथ हर टाइम उनका कुछ ना कुछ, उनकी जो आदत बनती गई कि टू रीच आउट टू द फूड, और उसके साथ ही उनका वेट भी पुट ऑन होता गया और बहुत एक के बाद एक उनको इलनेसेस करती गई। तो ये एक ऐसी बहुत हार्मलेस मेमोरी है इन अ सेंस अगर हम देखें, क्योंकि उनके दिमाग में तो जो पेरेंट्स ने किया, मतलब बच्चे को चॉकलेट पसंद है, उन्होंने जो वो किया। पर जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स व्हेन दे फायर टुगेदर, और जब ऐसे तरह की कोई भी इमोशनली हाइटेंड कोई भी पीरियड्स होते हैं, जो टाइम होता है हमारे आसपास या हमारे अंदर, भले पेनफुल कोई मेमोरी हो, उस टाइम पे ये सर्किट्स स्ट्रांगली बन जाती है। जैसे अगर हम बोलें कि कोडैक मोमेंट हो जाता है, उस टाइम फोटो खींच ली गई है, तो वो जो हो गया है ना, दैट इज गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, because that is something that needs healing, right? We need to somewhere see what is that doing to us. तो एक रोनाल्ड मेल्जैक नाम के न्यूरो साइंटिस्ट रहे, जिनके बारे में, जिनका ये मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं जॉन ब्रैडशॉ अपनी बुक में। वो बताते हैं कि उन्होंने जिस तरह से ब्रेन को एक्सप्लेन किया कि हमारे जो ब्रेन है, जो सबसे पहला काम करना शुरू करता है, हमारा विसरल ब्रेन है जहां से ब्रीदिंग कनेक्टेड है। दैट इज समथिंग दैट दे कॉल द रेप्टिलियन ब्रेन, जो रेप्टाइल्स में भी उस तरह का ब्रेन होता है। उसके बाद जो आगे एवोल्यूशन हुआ है, जो मैमल्स का ब्रेन रहा है, वैसा ब्रेन जो हमारे पास है, दैट इज द लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशनल ब्रेन है हमारा। तो जब बच्चा पैदा होता है, ऑफ कोर्स पहले वूम में विसरल ब्रेन डेवलप होता है, फिर बच्चे का इमोशनल ब्रेन डेवलप होता है, विच हेल्प्स द चाइल्ड टू बॉन्ड विद द मदर, एंड उसके बाद में हमारा थिंकिंग ब्रेन डेवलप होता है। तो इनफैक्ट जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो जो कैपेसिटी है, वो 6-7 इयर्स के बाद ही डेवलप होती है। तब तक वी आर रियली फीलिंग बीइंग्स। तो
हम जो ये फील कर रहे हैं, बच्चा ऑलरेडी महसूस कर रहा है। और हमने बात की कि जो वो फील कर रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, जब उसको वैलिडेट नहीं किया जाता, इफ द पेरेंट्स आर नॉट फीलिंग ओके, या अगर वो ऐसा कोई भी साइन देते हैं कि ये बच्चा जो महसूस कर रहा है ये गलत है, तो क्या होता है कि ये जो एनर्जी है, ये जो इमोशन है, वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और उसको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि मैं गलत हूँ। तो ये सप्रेस होने लग जाती है एनर्जी, और उसके कारण जो हमारे इमोशनल ब्रेन है वो क्लाउड होने लग जाता है। तो जब ये जो साइड में हम देख रहे हैं जहाँ पे वो इमोशनल स्टॉर्म्स आर देयर फ्रॉम द पास्ट, वो दिखाया है। तो जो रोनाल्ड मेल्जैक ने जो बोला कि ये जो 3 ब्रेन है, सोचिए कि ये 3 अगर रूम जैसे हैं और ये तीनों रूम्स के बीच में गेट्स हैं, तो जब इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो होगी वो हेल्दी रहेगा। वेरएज जब बहुत बार ये इमोशनल ब्रेन हमारा क्लाउड होने लगा, तो इसमें क्या होता है कि ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे बहुत अनरिजॉल्व्ड एनर्जी रह गई है। और ये क्योंकि अनरिजॉल्व्ड एनर्जी रह गई है, अब जब हमारा थिंकिंग ब्रेन डेवलप होगा, तो उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए बहुत बार एज अ डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि जो ये गेट है इमोशनल और जो थिंकिंग ब्रेन के बीच में, जो नियोकॉर्टेक्स के बीच में, जैसे वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए जब हम अडल्ट्स हो जाते हैं, वी बिकम मोर लाइक थिंकिंग बीइंग्स। इमोशंस इज व्हाट causes, they form the basic blueprint for thinking, acting and decision making। ये जॉन ब्रैडशॉ ने कहा है, क्योंकि पहले हम सिर्फ फील कर पा रहे हैं, थिंकिंग, एक्टिंग, डिसीजन मेकिंग ये आगे के जो स्टेजेस में आएगा। तो ये जो इमोशंस है ये पहला ब्लूप्रिंट है, पर जब यहाँ पे गड़बड़ होने लगी, जब यहाँ पे बच्चे को लगने लगा कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, तो आगे वो अपनी थिंकिंग को भी इतना ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, वो जो पूरी चीजें प्रोसेस नहीं कर पाएगा। जैसे हम सबने महसूस किया होगा जब हम कोई नई जगह जाते हैं या जब हमें कुछ डिसीजन लेना होता है, इवन बिफोर वी कैन थिंक, हमें ऑलरेडी एक, अगर हम फील कर पाते हैं, अगर हमारा इंट्यूशन जो है वो इंटैक्ट है, वी ऑलरेडी से कि आई डोंट फील राइट अबाउट दिस और आई फील दिस इज गोइंग टू हैपन। तो ये जो फीलिंग है ये हमारी सबसे पहली इंस्टिंक्चुअल क्वालिटी है। तो जब ये क्लाउड होने लगती है तो इसका इम्पैक्ट आने लगता है हमारे ऊपर। तो अगर हम समझें कि ये इनर चाइल्ड, अगर अब जैसे हम अडल्ट हो गए हैं, तो ये इनर चाइल्ड कहाँ है, जो हम, वी आर बेसिकली souls, we are spiritual beings who are having a physical experience here. तो जब when we are born, the child is absolutely vulnerable। तो ये चाइल्ड एक्चुअली तो उस प्योर फॉर्म में आया है, इसीलिए सब मास्टर्स कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है, क्योंकि वो रियली वो फ्रेशनेस अब फिर से लेके आया है अपने साथ। पर उस ये भूल जाता है, वो जो हम जब आते हैं तो लॉ ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, हम भूल जाते हैं। और वो बच्चा ये एक्चुअली कब जी पाएगा इधर, वो बच्चा तब जी पाएगा जब उसके पेरेंट्स उसको ये मिरर कर पाएंगे। जब उसके पेरेंट्स अगर इस स्टेट में रह रहे हैं और उसको जब देखते हैं बच्चे को, और उसको देख पाते हैं इस तरह से कि तुम्हारी जो भी, जैसे तुम हो, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू। तो जब वो एक हमारी बीइंगनेस होगी एज अ पेरेंट, तब हम वो बच्चे को दे पाएंगे। अगर हम अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने को हम लव नहीं कर पाते हैं और हम अपनी बीइंगनेस में वैसे कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो हम नेचुरली वो बच्चे को भी नहीं दे पाएंगे। तो ये जो बच्चा है, ये जैसे उसको कोप करना होता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है, एज अडल्ट्स नाउ वी हैव डेवलप्ड दिस कॉन्शियस माइंड, जो हमारा थिंकिंग माइंड हमने बोला। और बहुत बार जो हमारी जो वुंडिंग है, जो हम बात कर रहे थे इनर चाइल्ड की, वो वुंड्स कहाँ है, वो हमारे अनकॉन्शियस में है। जो हम यहाँ देख रहे हैं लेयर जो बीच का है, अनकॉन्शियस, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि द अनकॉन्शियस और द सबकॉन्शियस, दिस इज द प्लेस वेयर आवर इनर चाइल्ड इज, वेयर आवर पास्ट लाइव्स आर। दिस इज 90 to 95%।
our thinking brain, our conscious brain is just 5%. और इसी को अब जब डॉक्टर्स ने समझा है, डॉक्टर्स ने भी समझा है कि जो ये हमारा अनकॉन्शियस है, ये कहाँ है, ये हमारी बॉडी में है। तो जब हमारे इलनेसेस भी आ रहे हैं, तभी ये देख रहे हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड है, और ये स्ट्रेस कहाँ है, ये हमें पता ही नहीं है। दिस इज नॉट द स्ट्रेस जो आपके काम पे हो रहा है, जो आपको शायद पता है कि वो तो हमें पता है कि हमें ये करना है, हमारे साथ हमारे पास बहुत सारा आज काम है, पर ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें पता ही नहीं है। तभी कार्ल युंग ने कहा कि until you make your unconscious conscious, it is going to rule your life and you will call it destiny. तो जब तक हम उसे सामने नहीं ले आते, जब तक हम देखते नहीं है कि उसमें है क्या और वो हमें किस तरह से रूल कर रहा है, तब तक वो रूल करता रहेगा। तो what really is inner child? पहली चीज है कि हम इस बच्चे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम कॉन्शियस माइंड में अगर ज्यादा रहते हैं, तो हम अपने अनकॉन्शियस पे ध्यान देने लगते हैं, हम ऑनर करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं इस अंदर के बच्चे को। और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हम एक वाइज इनर पेरेंट डेवलप करने लगते हैं, कल्टिवेट करने लगते हैं। जो एरिक बर्न ने जो बात की है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड है, एक अडल्ट है जो कि हम अभी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अंदर एक पेरेंट भी है, इनर पेरेंट। तो बहुत बार जो हमारा अडल्ट तो डेवलप नहीं हुआ है, जो अंदर डायनामिक चल रही है, वो इनर पेरेंट और इनर चाइल्ड के बीच चल रही है। तो हम जैसे कि परफेक्शनिस्ट हैं, हमको पता है कि हमें काम अपना अच्छे से करना चाहिए। तो ये परफेक्शनिज्म कहाँ से आता है? ये क्योंकि मेरे फादर ने सिखाया, या मेरी मम्मी बहुत अपसेट होती थी जब मैं अच्छे से काम नहीं करती थी। तो ये परफेक्शनिज्म वहां से आ गया है हमारे अंदर। तो ये वेरी लाइकली अभी मैं वो परफेक्शनिज्म इतना ज्यादा है कि मैं अपने को भी हर्ट कर रही हूँ, मैं आसपास के लोगों को भी हर्ट कर रही हूँ। पर मुझे लगता है कि परफेक्शनिज्म तो बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी होती है। तो ये जो परफेक्शनिज्म है, ये दिस कुड बी माय इनर क्रिटिक, माय इनर पेरेंट, जो क्रिटिकल पेरेंट है। तो हमें यहाँ पे एक वाइज अडल्ट को डेवलप करना है, ताकि ये अब इनर चाइल्ड को रिपेरेंट भी कर पाए। तो ये जो है, ये दिस इज रियली व्हाट इनर चाइल्ड हीलिंग इज अबाउट। जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया फ्रेंड्स कि मैं बहुत टाइम इसको डीले करती रही इनर चाइल्ड में जाने के लिए। और क्यों हम रेजिस्ट करते हैं, हम सबने इसके बारे में पहले सुना होगा। हम रेजिस्ट करते हैं क्योंकि जो बच्चा होता है, बच्चे के लिए तो पेरेंट्स गॉड होते हैं। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमें, दे आर आवर सोर्स ऑफ लव, दे आर आवर केयर टेकर्स। तो जो बच्चे को कहीं, जब वो बच्चे पेरेंट्स से देखता है कि वो मेरी नीड अगर नहीं मीट हो रही है, तो उसे ये नहीं लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं दिया। उसे ये लगने लगता है कि ये मेरी नीड ही बिल्कुल गलत थी। वो अपनी नीड को ही हटाने लग जाता है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि हमारे पेरेंट्स ने गलत किया, हमारी नीड से ही हम कटने लग जाते हैं। हमें यही नहीं पता है कि वी हैव दीज डिफरेंट नीड्स व्हिच आर एक्चुअली अनमेट। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए गॉड्स है, और इसीलिए हमें डिफिकल्टी आती है ये करने में। तो जब हम इसको एक्नॉलेज करेंगे कि हम इनर चाइल्ड हीलिंग जब कर रहे हैं, हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनसे कोई गलती हुई, क्योंकि हर पेरेंट रियली अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता है और अपनी कैपेसिटी से बेस्ट ही करता है। पर एवरी पेरेंट हियर, एवरी चाइल्ड हियर इज जस्ट विक्टिम ऑफ विक्टिम्स। तो हमारे पेरेंट्स के पास जो भी था उन्होंने हमें दिया, हमारे पास जो बेस्ट होगा हम अपने बच्चों को देंगे। और इतने लोग हैं जो खुद पेरेंटिंग की जब वर्कशॉप करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये भी पता है कि कल को जब हमारे भी बच्चे होंगे, दे विल नीड टू प्रोबेबली गो टू अनदर पर्सन एंड से कि मेरे पेरेंट्स ने ये ठीक नहीं किया, राइट? क्योंकि जो भी हमसे गलतियां भी हो जाती है वो अनअवेयरनेस में हो जाती है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, के बच्चे को ये क्यों इम्पैक्ट करता है, जैसे हमने कहा कि बहुत बार पेरेंट्स हमारे लिए नहीं करना चाहते हैं,
बट चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक बाय नेचर, स्पेशली 6 साल की उम्र तक बच्चे को दूसरे कुछ समझ में ही नहीं आता है। दे आर इन अ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड। जैसे हम ईईजी को जानते हैं, ईईजी में जब हम ब्रेन वेव्स देखते हैं, जब आप और मैं अब अडल्ट्स हैं, जब अगर हमारे ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाएगा तो जो हमारी स्टेट होगी जिसे कहा जाता है बीटा स्टेट। जो बच्चे जब एग्जिस्ट करते हैं व्हेन दे आर बोर्न, दे आर इन अ डेल्टा स्टेट, जैसे जिसमें हम डीप स्लीप में जाते हैं। तो इसीलिए बच्चे इतना टाइम सोते हैं। एंड देन व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग अप, दे आर a lot in theta states and in alpha states. ये जो states हैं, these are very suggestible states. जैसे कि हम सिंपल भाषा में बोलें कि बच्चा जो है बिल्कुल स्पॉन्ज है उस टाइम, वो सब चीजें जो आप बोलते हो वो अंदर लेते जाता है, उसका कोई उस टाइम पे नेचुरल एक डिफेंस नहीं होता है। तो एक सिंपल चीज, जब अगर एक माँ कभी उसको हेडेक हो रहा है और बच्चा एक, मैं केस स्टडी शेयर करूं कि जब माँ को हेडेक हो रहा था, वो अपनी टेंशन ऑफिस से लेके आई थी, वो अच्छे मूड में नहीं थी, और उस टाइम बच्ची आई और वो अपना गा रही थी, अपना नाच रही थी, उसको मम्मी की अटेंशन चाहिए थी, मम्मी के पास आती है तो माँ ने बोल दिया कि तुम अपना एक गाना बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारा बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है और मुझे हेडेक हो रहा है तुम्हारे गाने की वजह से। अब ये बच्चा नहीं सोच सकता है कि मम्मी हैज हैड अ बैड डे एट वर्क, कि उनको हेडेक हो रहा है और इसीलिए उनको मेरा गाना नहीं अभी अभी नहीं सुनना है। तो ये बच्चे का अंदर प्रोसेस नहीं हो सकता है, वो बच्चे का वहां पे गाना बिल्कुल बंद हो गया। तो ये एक पर्सन थी जिसको जो अपने चाइल्डहुड की मेमोरी में गए एंड शी रियलाइज्ड कि हाउ शी स्टार्टेड सप्रेसिंग ऑल हर क्रिएटिविटी फ्रॉम देयर, राइट। तो ये बच्चा जो है वो बिल्कुल वैसे की वैसे चीज ले लेता है कि मेरा गाना बिल्कुल बकवास है और मैं अपनी मम्मी को हेडेक दे रही हूँ। जब हम बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ही तुमसे कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, जैसे कई बार स्कूल में हमारी ऐसी शेमिंग्स हुई हैं, तो उसका जो बच्चे पे जब यंग होता है उस पे बहुत डीप असर होता है। दे डू नॉट हैव अ फिल्टर, क्रिटिकल माइंड उनका नहीं है जो उसको फिल्टर आउट कर सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके वजह से हम समझें कि बच्चा कहीं ना कहीं महसूस करने लग जाता है कि जैसे कि मेरी बीइंग ही गलत है। जैसे मैंने ये वाली केस स्टडी शेयर की कि जहाँ उसको लगने लगा कि मैं हेडेक दे रही हूँ, या जब हम सिंपल इमोशंस फील कर रहे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स आर नॉट ओके विद आवर इमोशंस, वी स्टार्ट फीलिंग के व्हाट आई एम फीलिंग इज नॉट राइट, और दैट दे आर जो मेरा नेचुरल एक वे ऑफ बीइंग है दैट इज नॉट राइट। तो कहीं पे शेम इज रियली अ फीलिंग ऑफ आई एम अ मिस्टेक। इट इज एन एक्सट्रीमली पेनफुल फीलिंग, a feeling of that we are flawed, we are unworthy of love. तो मैं जैसा हूँ, मैं ऐसे लव को नहीं डिजर्व करता हूँ। आई एम नॉट ओके, आई कैन नॉट बिलोंग जस्ट एज आई एम। तो वो बच्चा क्या कोशिश शुरू कर देता है, वो बच्चा अच्छा बच्चा बनने की कोशिश शुरू कर देता है कि मैं वो करने लगूं जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में वो ये बनना शुरू कर देता है जो कि वो नेचुरली नहीं है, और इसके वजह से बहुत बार हमारी जो नेचुरल इंटेलिजेंस और जो एक नेचुरल क्वालिटी है वो बाहर नहीं आ पाती है। अगर हम एक सिंपल चीज समझें कि अगर सनफ्लावर जो है वो नेचुरली तो जैसा है, वो सीड से निकल रहा है, जैसे अंकुरित हो रहा है, वो एक तरह से है, पर अब वो कोशिश कर दे कि मैं अब उस रोज की तरह होने लगूं कि कहीं मेरे पेरेंट्स आर नॉट रियली हैप्पी सीइंग मी हाउ आई एम, तो वो रोज तो कभी बन ही नहीं पाएगा। पर कहीं ना कहीं वो शायद ये सनफ्लावर का सुंदर फूल बनने से भी चूक जाएगा। तो ये शेम की जो फीलिंग आती है, वो बच्चा कुछ और बनने की कोशिश करता है और फिर उसे लगता है कि मैं बन नहीं पा रहा हूँ, तो वो फीलिंग्स ऑफ गिल्ट आने लगती है। और इसी तरह से बचपन से हम सारे लोग गिल्ट और शेम से लोडेड हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज है। मैं अब आज, क्योंकि हम सबने शायद सुना है कि जब बहुत एक्सट्रीम चीजें होती हैं, जब भी मारा गया है, तो डेफिनेटली उसका असर होगा।
बट मैंने जो आज कोशिश की कि एक सिंपल चीजें लेके आऊं कि कैसे बहुत सारी तो ऐसी चीजें होंगी जो हमें पता भी नहीं है। तो हम एक एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स। हमने बात की फीलिंग्स की, हमने बात की नीड्स की, ठीक है। और हमने ये भी कहा कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें हमारी जो नीड है वी कैन नॉट मीट बाय आवरसेल्व्स, तो चाइल्ड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट। तो जो चाइल्ड है उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ स्ट्रैटेजीज डेवलप होने लगती हैं कि मेरी नीड मीट हो सके। तो मैं 6 तरह की स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे बताऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप सब आइडेंटिफाई करें कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि आपने यूज की है। वेरी लाइकली हम आज भी वो यूज कर रहे हैं। अभी आप जब ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इवन नाउ वी स्टार्ट अनकॉन्शियसली यूजिंग देम। तो जरूरी नहीं है कि एक ही नीड हो, प्राइमरीली हो सकता है एक होगी, बट 2 या 3 तरह की भी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग भले अपने चैट बॉक्स में डालिएगा, जो एक कोपिंग स्ट्रैटेजी होती है कि हम ओबीडियंट बच्चे बन जाते हैं। कहीं हम सबको पता है कि हर पेरेंट चाहता है कि राम जैसा बच्चा हो, ओबीडियंट बच्चा हो, है ना। तो क्या होता है कि जब बच्चा ओबे करने लग जाता है कि जब पेरेंट ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा करूं, तो कहीं क्या होता है उसको लव और अटेंशन मिलने लग जाती है। और ये लव एंड अटेंशन इज व्हाट द चाइल्ड रियली नीड्स। सो वी बिकम एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो नोटिस कीजिएगा कि कितने लोग ओबीडियंट चिल्ड्रन रहे हैं। I was definitely a very, very obedient child. And that is how I really got my parents' time and attention. काफी बार जब आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं तो आप अगर नोटिस करोगे कि एक बच्चा अगर ओबीडियंट था तो डेफिनेटली दूसरा रिबेल बना होगा। ओके, वेरी लाइकली दे स्टार्ट डूइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट द पेरेंट्स वांट। कि अगर पेरेंट चाहता है कि आप लेफ्ट जाओ तो ये बच्चा राइट जाएगा। और उससे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि वो जो बच्चा है वो एक्चुअली राइट जाना चाहता है, पर अगर मैं कंप्लीटली ऑपोजिट जब कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरे पेरेंट्स का ध्यान जाएगा मेरे ऊपर, राइट। और वो ध्यान मुझे मिल रहा है। अब भले वो जो अटेंशन मिल रही है वो नेगेटिव तरह से मिल रही है, भले उस टाइम हमें डांट पड़ रही है, बट कहीं अटेंशन तो मिल रही है, राइट। सो नो अटेंशन और बीइंग नेग्लेक्ट डेफिनेटली इज, उससे कहीं बेटर है कि नेगेटिव अटेंशन मिले। तो कुछ बच्चे इसीलिए रिबेल बन जाते हैं, हैमर बन जाते हैं। जो तीसरी कोपिंग स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स, आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और चैट में डाल रहे हैं अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो। जो तीसरी स्ट्रेटजी होती है कि हमें अपनी नीड, मुझे कुछ चाहिए, सपोजिंग मैं एक एग्जांपल दूं। एक अडल्ट ने जैसे शब्द शेयर किया था कि उसकी मम्मी जब उनको कुछ देती नहीं थी तो वो कहती थी, मम्मी ऑफ कोर्स फादर से उस टाइम डरती थी, तो कहती थी कि मम्मा अगर आप मुझे ये दोगे नहीं ना तो जब पापा आएंगे शाम को तो मैं उनको बता दूंगी आज आप किस किस से बात कर रहे थे फोन पे। तो कहीं ना कहीं उसको ये रियलाइज हो गया था कि जब मैं ऐसे पापा का नाम यूज कर लेती हूँ तो मम्मी मुझे फिर दे देती थी, जो पहले मना करती थी वो फिर मुझे मिल जाता था। हुक क्या है? हुक इज मैनिपुलेशन। कैसे हुक बोलते हैं ना, हम टेढ़ी उंगली से हम घी निकालते हैं। तो जब उसको सीधा सीधा नहीं मिलती है चीज तो वो बच्चा जान जाता है कि कैसे टेढ़ी उंगली से निकालना है। एक चौथी स्ट्रैटेजी होती है नाइफ की। नाइफ इज व्हाट? नाइफ इज जहां बच्चा रियलाइज करता है कि वो मैनिपुलेट से भी एक अगला स्टेप के वो उनको थ्रेटन करने लग जाता है। तो एक मेरे पास जब पेरेंट्स बच्ची को लेके आते थे, दिस वाज फॉर होम्योपैथी, दे वर इन अ जॉइंट फैमिली और इकलौता बच्चा था इतना छोटा उधर। तो वो कहती थी कि बहुत स्वीट बच्चा है, द ओनली थिंग इज कि इसकी जिद इतनी है कि जब हम इसकी बात नहीं मानते हैं तो इसको रियलाइज हो गया ये कुछ ना कुछ ऐसा करती है जैसे कर्टन को पकड़ के इतने जोर से वो खींच देगी कि सारी की सारी वो रॉड जो हमारे हॉल की है वो नीचे गिर आती है पूरा कर्टन के साथ।
और फिर हमें कारपेंटर को बुला के पूरा हम फिक्स कराते हैं, क्योंकि वो हमसे फिर होता नहीं है। तो ये बच्चे ने 1-2 बार ऐसे किया और उसको रियलाइज होने लगा। तो जब भी उसकी बात अब नहीं मानते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, अरे बाबा इसको दे दो वरना फिर से वो ऐसा कुछ करेगी। तो इस तरह के वो जैसे थ्रेट यूज करने लगते हैं बच्चे। एक अगली स्ट्रैटेजी होती है बेगिंग बोल। हम देखते हैं कि कई बार जो एक बच्चा है वो इतना बेचारा सा लुक बनाता है कि मम्मा प्लीज दे दो, मम्मा प्लीज, मैं इसके बाद और नहीं मांगूंगा, एक दे दो। तो जब ऐसे हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो ये एक बेगिंग बोल की स्ट्रैटेजी हो जाती है। कई किसी ना किसी को आसपास दया आ जाती है, उसको लगता है कि ये मम्मी कितनी कठोर हो रही है कि उसको दे नहीं रही है, तो कोई ना कोई ऐसे बोल देता है और यूजुअली फिर ये बच्चे की नीड्स मीट हो जाती हैं। और एक लास्ट एक ये स्ट्रैटेजी होती है अपसाइड डाउन बेगिंग बोल। तो जहां ये एक बच्चा बोलता है कि जाओ, आप तो मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, आप मेरे साथ हमेशा ऐसे करते हो, आप हमेशा दूसरे बच्चे को देते हो, है ना। और भले वो रूम बंद करके रूठ के बैठ जाता है। अब रूठ के बैठ गया, उसको पता है कि कहीं ना कहीं ये पेरेंट को फील हो रहा है, वो मेरे बारे में ही सोच रहा है। और उसको पता है कि अभी मुझे किसी ना किसी तरीके से वो चीज मिल जाने वाली है, तो मुझे मनाने आएंगे और मुझे वो चीज मिल जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि कोई शेयर करें कि फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैटेजीज है ना, दिस इज नॉट रियली आवर ट्रू बीइंग। और बहुत बार हम ये भी स्ट्रैटेजीज अभी यूज कर रहे हैं। तो जब हम ये स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई करते हैं, हम ध्यान देने लगेंगे कि हम अभी क्या यूज कर रहे हैं। कोई शेयर करना चाहेगा जिन्होंने आइडेंटिफाई किया स्ट्रैटेजी? एनी डॉक्टर्स हु वुड लाइक टू शेयर? क्योंकि मैं यहाँ चैट को देख नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर प्रीति, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है और जो चैट में, डोमिनेंट रहा है वो ओबिडेंट रहा है। हाँ और जी, वन ग्रैंड पेरेंट हैज शेयर दैट देयर ग्रैंड चाइल्ड यूजेस द फोर्थ वन, excellent, knife one. nice, excellent, And I was looking that my daughter is also, one daughter is using the fourth one, knife. excellent. And one daughter uses that upside down begging bowl, that always she is complaining that you love other child more than me. हाँ हाँ हाँ। तो ये बहुत अच्छा होता है जब एक तो हम अपने में आइडेंटिफाई करने लगे, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी भी अनकॉन्शियसली वो यूज कर जाते हैं। और अब अपने पार्टनर के साथ जब हम यूज कर जाते हैं, इफ वी आर यूजिंग द हुक, राइट, द अदर रियली फील्स मैनिपुलेटेड, एंड कहीं पे उसका डेफिनेटली बहुत असर आता है, इवन इफ वी आर बीइंग एन ओबीडियंट। बहुत बार हम देखते हैं कि थायराइड जो प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड, है ना, तो वो एक लेडी को हमेशा से ट्रेन किया गया है कि आपको जाके एडजस्ट होना है, आपको बात माननी है। और वो आके एडजस्ट करने में ओबीडियंट बहू बनती है, और फिर जब थायराइड डेवलप होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर जो उसका एंगर डेवलप होता जाता है, रिजेंटमेंट डेवलप होती जाती है, अनप्रोसेस्ड बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। तो हम ये कोपिंग स्ट्रेटजीज क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप रियली उसके डीपर जा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार हम इस अपने को भी ऐसे ही डिफाइन करने लगते हैं। जब आप अपने बच्चे में भी आइडेंटिफाई करेंगे, तो अगली बार देखेंगे कि यू मे नॉट गेट एक्चुअली मैनिपुलेटेड बाय देयर स्ट्रैटेजीज। आप शायद उसके अंदर जो नीड है उसको देख पाएंगे। तो जब हम उस नीड को देखने लगेंगे, तो चिल्ड्रन विल नॉट नीड दी स्ट्रैटेजीज एनी मोर सो मच, राइट? सो ब्यूटिफुल दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैट। तो आज एक हम प्रोसेस करने वाले हैं फ्रेंड्स। एक ये प्रोसेस, एक आध ये क्वेश्चन लेके हम मेडिटेशन करेंगे। उसके पहले अगर कोई क्वेश्चंस हो तो फिर वो हम ले लेंगे। एक ये क्वेश्चन पे मैं चाहूंगी आप सब ध्यान दें। What is it that you see in another person that you love or desire? अब ये जो चीज है, it can be in a person in your family, it can be in a film star, कि अरे मुझे तो जब मैं छोटी थी मुझे तो माधुरी दीक्षित जैसा बनना था, या मुझे नरेंद्र मोदी की जो ये वाली क्वालिटी है ये बहुत अच्छी लगती है, या मुझे डॉक्टर संदीप की या डॉक्टर सौरभ की ये जो क्वालिटी है ये बहुत ही सुंदर लगती है और मुझे लगता है कि ये मुझे चाहिए। तो ऐसे कोई भी आसपास के लोगों में, अपनी फैमिली में, आप एक
लिखिए कि कौन पर्सन है जिसको आप रियली यू लुक अप टू दैट पर्सन, और फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्वालिटी है उनमें ये जो आप रियली, व्हेन आई फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि डॉक्टर सौरभ की ये सौरभ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि उनकी क्वालिटी क्या है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये नोट करके मैं भले 2 मिनट रुकती हूँ ताकि आप सब लोग नोट कर सकें, क्योंकि हम जो आगे मेडिटेशन करेंगे हम थोड़ा इसके साथ करेंगे। मैं देख रही हूँ किसी ने, प्रभात किरण जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वर्बल क्वेश्चन जनरली अलाउ नहीं करते हैं, चैट में लिख लीजिए प्रभात गंज जी, तो फिर सेशन ज्यादा इंटरफेयर हो जाता है। संजय जी, आप भी जो अपना क्वेश्चन है या आपका एक्सपीरियंस है वो आप चैट में टाइप कर दीजिए, और डॉक्टर प्रीति उसका आंसर या उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। क्योंकि मैं चैट देख नहीं पा रही हूँ तो डॉक्टर आप रीड कर दीजिएगा जो क्वेश्चन आता है। हाँ, सब लोग नोट कर पाए हैं, सब लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं एटलीस्ट वन पर्सन, वन क्वालिटी ऑफ देयर्स that you really desire, that you really admire? एक क्वेश्चन है, कैन वी क्योर डिजीज बाय फॉलोइंग वर्कशॉप? यस, मैं एक अपनी केस स्टडी शेयर करूंगी। मेरे पास एक लेडी आई थी रिसेंटली, मायस्थीनिया ग्रेविस, और उनको जो चीज तकलीफ देती थी उनका जो विजन था वो डबल हो गया था। और उन्होंने, शी वाज ऑलरेडी ऑन स्टेरॉइड्स, शी वाज ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट्स, कोशिश कर रही थी कि वो बंद करें, होम्योपैथी ले रही थी कहीं से। तो वो उन्होंने डॉक्टर न्यूटन को अप्रोच किया था और फिर मेरे पास आई सेशन के लिए। तो जब मैंने पूछा उनको कि कोई स्ट्रेस रहा है, बोली मेरी लाइफ मतलब काफी नॉर्मल रही है, अच्छी मेरी मैरिड लाइफ रही है, मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था, आई वाज द यंगेस्ट चाइल्ड, कुछ ऐसी टेंशन नहीं रही है। सिर्फ एक चीज उन्होंने बोली कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई थी, जहाँ पे मैं ट्रस्टी रही हूँ, मैं एक स्कूल चलाती हूँ, प्ले स्कूल, और मेरे ब्रदर पूरा बड़ा स्कूल चलाते हैं, तो मैं उसकी ट्रस्टी हूँ। और कोई कारण आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड चाहते थे कि अब मैं उससे निकल जाऊं, तो मैंने बोला कि मैं निकल जाऊंगी। और फिर मेरी सिस्टर जो मेरी माँ समान रही हैं, वो बहुत गुस्सा हो गई कि तुम ऐसे क्यों अपने भाई को सपोर्ट नहीं करोगी। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं निकल गई हूँ, पर जबकि मैं निकली नहीं थी। और फिर उसके बाद ये मेरी इलनेस डेवलप हुई, और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बाद में बताया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो वो पीरियड जब मैं उनसे झूठ कह रही थी वो थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रेसफुल था। तो ये उन्होंने जो बैकग्राउंड हिस्ट्री में बताया। तो जब हमने उनके साथ पहला सेशन किया तो वो सबसे पहली एक मेमोरी पे गई, जहाँ अगेन उनकी सिस्टर उनसे गुस्सा हो रही हैं, कह रही हैं कि तुम क्यों निकल रही हो। और फिर वो बचपन की एक विजुअल में गई जहाँ वो तकरीबन 3-4 साल की है, और उनका ये भाई है, उस भाई को मार पड़ रही है अपने फादर से। तो उनका किसी पेपर में नंबर कम आए थे और उन्होंने वो पेपर छुपा दिया, उन्होंने उनको झूठ बोला। तो फादर ने इनकी जम के पिटाई की कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो बस वो देखती हैं कि मैं देख रही हूँ कि ये झूठ बोला है, और उन्होंने उनकी पिटाई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कहीं पे आई रियलाइज कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर वो और पीछे गई, एक उनके सामने एक मेमोरी आई जहाँ पे उनकी मम्मी को फादर मार रहे हैं। उनकी मदर अल्कोहलिज्म में कोई कारण था कि 2-3 साल के लिए ऐसा कुछ हुआ था। तो शी सेड इट वाज नॉट क्लियर टू मी, मैं 2-3 साल की थी, शायद कोई साइकेट्रिक इलनेस भी थी और वो अल्कोहल लेने लगी थी। तो वो कुछ महीने मेरे फादर ने मेरी मम्मी को एक कमरे में बंद रखा और उन्होंने उनको कुछ बार मारा भी था। तो मैंने ये बस देखा है। ओके। और
उसके बाद जब रियलाइज हुआ, ये 2 मेमोरीज पे ये गई, जो रियलाइज हुआ उनको कि कहीं ये जो बच्चा है जो सिर्फ देख रहा था, उसके अंडरलाइन क्या था कि हस्बैंड्स वाइफ को मारते हैं, अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको मार पड़ती है। तो हुआ क्या कि उनका जब उन्होंने झूठ बोला, ये इलनेस उनकी डेवलप हो गई। तो ये प्रोसेस जो हम कर रहे थे उसमें फिर क्या हुआ, उनको रियलाइज हुआ कि ये जो इलनेस थी, ये इलनेस ने एक रोल प्ले किया, क्योंकि अब उनकी इलनेस डेवलप हो गई। और फिर उन्होंने हस्बैंड को बताया कि मैंने ये झूठ बोला, कि उनके हस्बैंड उनके ऊपर गुस्सा नहीं हुए, क्योंकि हो सकता है कि अभी बीमार थी तो इसीलिए शायद उन्होंने इतना कुछ नहीं बोला। और जब वो उठ के आई तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि मेरी तो लव मैरिज हुई है और मेरे तो हस्बैंड ऐसे नहीं है, वो मुझे मारते नहीं कभी। पर ये अनकॉन्शियस में, क्योंकि एक डर था कि हस्बैंड वाइफ को मारेगा, झूठ बोलते हो तो आपको मार पड़ती है, तो वो बॉडी का जो अपना जो अंदर वायरिंग हो रखी थी, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस से उनको जो इलनेस डेवलप हो गई, वो इलनेस एक सर्व कर रही थी कि जैसे कि मेरे से अब मुझे हस्बैंड से इतनी डांट नहीं पड़ेगी। और जब उन्होंने बताया तो हमने जो प्रोसेस किया, हमने बोला नाउ यू डोंट नीड द इलनेस। तो ये एक सेशन में हुआ। फिर जब वो उठ के आई और फिर चली गई, उसके बाद में 3 दिन बाद उनका मुझे कॉल आया कि अरे मैं आपको, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ उस टाइम कि जब मैं उठी थी तो वो मेरा डबल विजन चला गया था। तो इस तरह से जो हमारे जो सर्किट्स हैं ये बचपन में फॉर्म हो गए हैं, और हम जानते हैं कि जो ये इलनेसेस हैं, सम ऑफ दीज सर्किट्स आर ट्रिगर्ड अगेन। तो जब हम ये इनर चाइल्ड में देखते हैं, उसके आगे जो मैं उनको जैसे मेडिटेशन बोलती हूँ कंटिन्यू करने के लिए, और ये जो नई सर्किट फॉर्म हुई है उसको अब स्ट्रेंथन कैसे करना, क्योंकि जो अनकॉन्शियस की जो लैंग्वेज है वो है रेपिटेशन। तो अगर सपोजिंग वो पुराने ही तरीके से जीने लगेंगे, अगर अब जो नई इंसाइट है उसको एक उसके हिसाब से एक नई लाइफस्टाइल नई क्रिएट करेंगे, तो हो सकता है कि इतनी डीप सीटेड इलनेस इमिडिएटली एक सेशन में नहीं चली जाती हैं, बट कुछ जो अक्यूट चीजें होती हैं वो एक सेशन में भी चली जाती हैं। तो ये तरीका होता है एक अलग अलग जो इलनेसेस हैं उनको डील करने के लिए। डॉक्टर प्रीति, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बीच में हमने एक पोल भी किया था, पोल से हमने अपने जो दोस्त थे उनसे, दर्शकों से पूछा था कितने लोग को जो इनर चाइल्ड हीलिंग की वर्कशॉप अच्छी लग रही है, उनको इसका प्रोडक्टिविटी मिल रही है। तो अबाउट 70% ने कहा है that we are feeling good and हमें इसकी वैल्यू मिल रही है, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं वो आपसे मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। कुछ पूछ रहे हैं, क्या हम इनर चाइल्ड या हमारे जो इमोशंस होते हैं वो कौन से इमोशंस कैंसर से जुड़े होते हैं? कैन यू पुट सम लाइट ऑन दिस? जो कैंसर से जो बताया गया है, बहुत काम किया है लुई हे ने, और मेरा भी तजुर्बा रहा है कि रिजेंटमेंट का जो एक फीलिंग है, बहुत सप्रेस्ड एंगर, कि आप खुद भी वो एंगर नहीं देख रहे हो, वो इतना डीप चला गया है कि वो यू आर रिजेंटफुल अबाउट इट, दबा हुआ एक जो गुस्सा है वो डेफिनेटली कैंसर से कनेक्टेड है। किस एरिया का, किस पार्ट का कैंसर होगा वो अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि किसके साथ। बहुत बार सपोजिंग प्रोस्टेट का कैंसर है, वेरी लाइकली इट इज अ डीप सीटेड एंगर अबाउट अगेंस्ट योर ओन पार्टनर, और अराउंड योर समथिंग अराउंड योर बीइंग अ मैन। जो अगर यूट्रस का या ओवरीज का होगा, इट इज अगेन अराउंड फेमिनिटी, about being a woman. It could be anger against your partner or even anger about being a woman, क्योंकि बहुत बार जब ऐसा भी हम देखते हैं कि लोग अपनी फेमिनिन एनर्जी को जो सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि व्हेन यू आर अ वुमन यू हैव टू टॉलरेट सो मच पेन और व्हाटएवर। काफी चीजें ये पास्ट लाइफ या इनर चाइल्ड से आती हैं, जो कंडीशनिंग्स होती हैं चाइल्डहुड के अराउंड। तो ये डीप सीटेड रिजेंटमेंट होती है, and the part in which it develops will be connected to what kind of anger is there. But जो बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे लुई हे का काम बहुत सुंदर है,
तो वो एफर्मेशंस देती हैं। बट जब हम ये सेशंस में जाते हैं, जब आप इनर चाइल्ड में, पास्ट लाइफ में जाते हो, तो आपके लिए जो निकलेगा वो बिल्कुल ही एक यूनिक होगा। जैसे अगर मैं ये लेडी जिनका मैंने एग्जाम्पल बताया, कि जब इनको अगर मैं ऐसे जनरल बताती कि ये ऐसे तरह के इमोशंस हैं, तो उनको किसी ने ऑलरेडी बोला था कि आपका फियर रिलेटेड है, जो आपका ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है ये फियर रिलेटेड है। बट जब वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा मुझे तो फियर है ही नहीं कोई। पर जब सेशन में गई और उनको दिखाई दिया कि ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई मार रहा था, उनको कोई डरा रहा था, पर आसपास उन्होंने जो देखा वो कैसे एक्सपीरियंस किया, तो वो these circuits are very individual to you। तो जब आप ऐसे सेशंस जब करते हैं तो उसका और ही डीपर बेनिफिट होता है। Dr. Pritik, how inner child healing is different from past life regression therapy? जो पास्ट लाइफ में है, इनर चाइल्ड इज आवर दिस, मतलब हमारा बचपन का, और जो पास्ट लाइफ है वहां पे हम बहुत बार देखते हैं कि पैटर्न्स डेवलप जो हो जाते हैं, जो हम कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। मैं ये कहना चाहूंगी कि दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं, दोनों का अपना रोल है। इट इज जो हमारा पूरा अनकॉन्शियस में ही है। जब हम सेशंस करते हैं, जब हम अगर इनर चाइल्ड करें वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में हम एक स्पेसिफिक एरिया में जाते हैं, बट जब हम सेशंस करते हैं हम अपने अनकॉन्शियस में जाते हैं। एक मिनट, जब हम हमारे अनकॉन्शियस में जाते हैं तो जो भी आपको जरूरत होता है वो उसको दिखाने लगता है। इनर चाइल्ड की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मैं देखती हूँ वो है हमारे फीलिंग्स पे ध्यान देना। हमारे फीलिंग्स जो हैं हमारे जीपीएस सिस्टम की तरह हैं। तो पास्ट लाइफ जब हम करते हैं, मैंने देखा है अगर कोई सिर्फ पास्ट लाइफ कर रहा है तो भी वो फीलिंग्स पे के साथ उस तरह से नहीं जुड़ते हैं। तो जो ये फीलिंग्स पे ध्यान देना, उसका जो रोल है, अपनी अनमेट नीड्स जो अभी की हैं उसको फुलफिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी जो मैं इसकी चीज देखती हूँ कि ये हमारे पेरेंटिंग पे इसका बहुत डीप असर होता है, क्योंकि बहुत बार हम ये सुनते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, पर जब तक हमारी नीड्स नहीं मीट होंगी हम उनकी नीड्स नहीं मीट कर पाते। हम देखते हैं कि अगर आप अब ऑब्जर्व करने लगोगे, आप देखोगे कि अगर आपका बच्चा डिमांडिंग हो जाता है तो आप अगर जहाँ पे इरिटेट होते हो, अगर आप उस टाइम ध्यान दोगे आप देखोगे कि आपकी अपनी नीड वो मीट नहीं हुई थी और उसके कारण आप इरिटेट होने लग जाते हो। तो इनर चाइल्ड की अपनी डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंस है। डॉक्टर प्रीति, आपने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया, एक आपने बताया वर्कशॉप और एक आपने बोला इंडिविजुअल सेशंस। तो वर्कशॉप के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे अभी जब हमारी आपकी टॉक चल रही थी, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए वर्कशॉप कैसे होती है, कितने दिन की होती है, उसमें क्या प्रोसेसेस होते हैं और कैसे जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आती है और क्या ओपनिंग अप होती है। तो हम नॉर्मली जो जैसे अभी हम एक 6 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें दिन में 2 घंटे हैं। ये QLU की वर्कशॉप है। नॉर्मली कोरोना के पहले हम जो करते थे ये 2 दिन की वर्कशॉप करते थे, वीकेंड पे सैटरडे संडे। डॉक्टर न्यूटन जो करते हैं इसी का लंबा वर्जन करते हैं, 6 दिन की रेसिडेंशियल वर्कशॉप करते हैं। तो वर्कशॉप में हम जो करते हैं कि हर स्टेज की नीड्स को समझते हैं। हर स्टेज से का जो हमारा इनर चाइल्ड है, इन्फेंसी, टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, टीनेजर, एडोलेसेंस, हर एक स्टेज की नीड को समझते हुए उसमें क्या हमारी नीड्स अनमेट थी वहां पे, क्योंकि अब हम जाने लगते हैं, प्रोसेसेस करने लगते हैं। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, 1-2 केस स्टडीज जिनकी वर्कशॉप्स में ही अपने आप उनके ये पास्ट की मेमोरीज ध्यान में आई, तो ये चीजें उभरने लगती हैं एंड वी स्टार्ट रीपेरेंटिंग आवर इनर चाइल्ड। तो हम ये अलग अलग स्टेजेस में जाते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं उधर अपने इनर चाइल्ड को रीपेरेंट करने के लिए। डॉक्टर प्रीति, आप हमें प्रोसेस में भी ले चलेंगे मेडिटेशन में? जी जी जी, डेफिनेटली।
तो मैंने सोचा आज जो एक प्रोसेस कर रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन जो डाला इसका किसी ने आंसर किया है कि क्या हम रियली वैल्यू करते हैं। कोई एक क्वालिटी, अगर डॉक्टर सौरभ या डॉक्टर संदीप एक आप काफी अपना लोगों ने शेयर करें, अगर आप एक अपना शेयर करें तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे सबको बता सकूंगी। काफी लोगों ने, जिनको लोग एडमायर करते हैं, काफी लोगों ने शेयर किया। कुछ ने शेयर किया दैट द फ्रीडम इन रिलेशनशिप, कुछ लोगों ने शेयर किया उनका बोल्डनेस, कुछ लोगों ने बोला हेल्पिंग अदर्स। इस तरह वेरी से काफी तो शेयरिंग जो है हमारे सपोजिंग, इसमें आई। हाँ सपोजिंग मैं बोल्डनेस का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। अब जब हमारी इनर चाइल्ड की वुंडिंग होती है, जब हम बच्चे हैं और ग्रो हो रहे हैं, तो कुछ क्वालिटीज हैं जो हमारी, एक नेचुरल बच्चा सपोजिंग वो बोल्ड होता होगा और उसको कर्व किया गया कि मम्मी ने बोला अरे नहीं नहीं यहाँ मत जाओ, अरे ऐसे होगा तो गिर जाओगे, राइट। तो वो एक स्टेज जहाँ पे वो बच्चा डेवलप हो सकता था और बोल्ड बन सकता था, कोई ना कोई स्टेज पे वो बोल्डनेस चली गई है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर आपने सुना होगा एसीन मिरर्स, के हमारे आसपास जो सारे लोग हैं हमारे मिरर्स हैं, हमारे सारे रिलेशनशिप हमारे मिरर्स हैं। तो हम जब किसी को बहुत एडमायर करते हैं, ये जो हम क्वालिटी को एडमायर करते हैं वो ये क्वालिटी है जो हमारे इनर चाइल्ड की चली गई है, कि कहीं पे वो डेवलप नहीं हो पाई है। तो आज हम जो प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको कनेक्ट कराऊंगी आपके इनर चाइल्ड से, और मैं आपको ले जाऊंगी आपके बचपन के घर में। आप जाएंगे और आप अपने बच्चे को ले आएंगे बाहर एक नेचर प्लेस में, और हम रियली अब इस बच्चे को बोलेंगे नाउ यू कैन बी बोल्ड। एक नई इजाजत हम अपने इनर चाइल्ड को देंगे। तो कहीं हमारी हर किसी की डिसोन्ड क्वालिटीज रही हैं जो बचपन में वुंड्स के कारण हमारी खो गई हैं। तो ट्रस्ट हो सकती है, बोल्डनेस हो सकती है, जो भी, और आपने जो देखा होगा क्वालिटी जो आपने नोट किया होगा, तो उसको आप आज कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। So are we ready for the process, friends? यस। Excellent. So अपनी आंखें बंद कर लीजिए. Make sure that your phones are on silent. You won't be disturbed. As you close your eyes, take a couple of long and deep breaths. जब आप अपना ध्यान सांस पे ले आते हैं, आप पूरी तरह इस मोमेंट में हैं। और जब आपका ध्यान अपनी सांस के साथ है, आपका ध्यान अपने अवेयर सेल्फ के साथ है, वाइज अडल्ट के साथ है। अपने को पूरी तरह रिलैक्स होने दीजिए। महसूस कीजिए कि आप एक नेचर की जगह में हैं। इमेजिन कीजिए या फील कीजिए अपने को जैसे कि आप एक नेचर की जगह में अब जा रहे हैं। इस नेचर की जगह में आप अपने को बिल्कुल सेफ, सिक्योर महसूस कर पा रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स हो पा रहे हैं। हर सांस के साथ इस हीलिंग प्लेस में, ये आपकी पर्सनल हीलिंग सेंचुरी है, ये नेचर की जगह, यहाँ और कोई नहीं आएगा। आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। इस सुंदर जगह में जहां आप ध्यान दे रहे हैं, आसपास जो भी कुछ दिख रहा है, अब ध्यान दीजिए अपने पैरों के तलवों पे, अपने फीट पे। महसूस कीजिए टच जो आप महसूस कर पा रहे हैं फीट पे। महसूस कीजिए आपका कनेक्शन मदर अर्थ के साथ। मदर अर्थ हमारी बिग मदर है। हम सबको हमारी सोल जर्नी में हमें सपोर्ट कर रही है।
और आप पूरी तरह अब सेफ महसूस कर रहे हैं अपने को। और ऐसे ही आप अब अपने हाथ खोल रहे हैं आसमान की तरफ। आप रिसीव कर रहे हैं ब्लेसिंग्स जो आपके ऊपर एक शावर की तरह बरस रही हैं, बिग फादर, फादर स्काई से। आप जानते हैं कि आप सपोर्टेड हैं इस जर्नी में। अब आप अपने इनर चाइल्ड के नए पेरेंट बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए, उसे नर्चर करने के लिए। अगली 3 सांसों के साथ आप अपने को पूरी तरह केपेबल, पूरी तरह वाइज और रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं, सपोर्टेड महसूस कर रहे हैं इस नेचर की जगह में। और अब आप तैयार हैं चलने के लिए। महसूस करें एक एक कदम लेते हुए आप चल रहे हैं। मैं 5 से 1 की गिनती करूंगी और इस गिनती के साथ आप अपने बचपन के घर में पहुंचेंगे। अगर आपके बचपन के 1 से ज्यादा घर थे, जो सबसे पहला ध्यान में आए उसे ट्रस्ट कीजिएगा। 5, 4, 3। आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं। 2, दरवाजा खोलते हुए आप अंदर आ गए और अपने इनर चाइल्ड को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आप पूरी तरह तैयार हैं कि बच्चा जो भी महसूस कर रहा हो, जैसे भी दिखे, यू आर गोइंग टू बी ओके विथ इट। और 1, आप अब अपने इनर चाइल्ड को देख पा रहे हैं। पहले दूर से देखिए कि बच्चा क्या महसूस कर रहा है। आप बिल्कुल ओके महसूस कर रहे हैं कि ये बच्चा जैसा भी महसूस करे, अगर वो सैड फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है, यू आर गोइंग टू बी ओके विथ इट। आप नोटिस कर रहे हैं उसका पोस्चर। आप देख रहे हैं बच्चे की आंखों में, आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। महसूस कर पा रहे हैं उसकी फीलिंग्स। आप धीरे से बच्चे के थोड़ा करीब जाके अपने को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसको बता रहे हैं कि आई एम योर अडल्ट सेल्फ कमिंग फ्रॉम 2020। और आज मैं आपके पास आई हूं या आया हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू नाउ टेक केयर ऑफ यू। मैं आपका ध्यान रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं इतना टाइम आपके पास नहीं आया या आई। मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपको समझना चाहती हूँ। Express your love and your acceptance in your own way. You may say, I so love you. I want to love you. And I accept you just as you are. I love you not for what you do, but for who you are, what you are, how you are. Just simple as you are.
हो सकता है कि ये बच्चा कंफर्टेबल है और आपके पास आ गया है। महसूस करो कि आप उसे हग कर रहे हो। ये महसूस आप कर सकते हो, अपना हार्ट पे एक हाथ रख सकते हो। हमारी हार्ट स्पेस is the place where our inner child resides. या अगर आपके आसपास एक छोटा सा कुशन हो, बस आप आंख बंद के साथ एक कुशन को ले लें, जैसे कि आप एक बच्चे को टच कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। अपनी गोद में उसे ले लें और अपना प्यार उसे दिखाएं, एक्सप्रेस करें, अपनी एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस करें, अपने टच के साथ, वर्ड्स के साथ, अपनी आंखों के थ्रू। बस ये प्यार एक्सप्रेस करें बच्चे को। हो सकता है ये आपकी पहली मीटिंग है इनर चाइल्ड के साथ। उसे कहें कि अब मैं रोज आप पे ध्यान दूंगा या दूंगी। मैं आपको जानना चाहती हूँ। I will be with you. I will spend time with you. कई बार ऐसा हो सकता है कि इनर चाइल्ड डरा हुआ है, बहुत लोनली है और अभी कंफर्टेबल नहीं हुआ है आपके पास आने के लिए। And that is also okay. उसे अपना टाइम लेने दें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे जैसे इनर चाइल्ड महसूस करेगा और सेफ, वो अपने आप आपके साथ खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। हर नए रिश्ते की तरह ये रिश्ता भी वक्त बिताने से और गहरा होगा, स्पेस देने से गहरा होगा, समझने से गहरा होगा। अपने इनर चाइल्ड से कहें कि मैंने आपके लिए एक हीलिंग सेंचुरी बनाई है, एक नेचर की जगह जहां हम दोनों साथ जा सकते हैं। इनवाइट करें अपने इनर चाइल्ड को। वेरी लाइकली हर बच्चे की तरह वो भी आपके साथ घर से बाहर नेचर की जगह में जाना चाहेगा। ले जाएं उसे इस नेचर की जगह में, उसे खुला, फ्री और सेफ इधर छोड़ दें। जो अडल्ट का काम है जस्ट देखना कि ये इनर चाइल्ड सेफ है और आप उसे साथ दे सके जब उसे साथ चाहिए, और उसे पूरी तरह फ्रीडम दे सके उसे अपने को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि वो अपने को जान सके, अपने को एक्सप्लोर कर सके और आपके साथ टाइम बिता सके जब भी वो ऐसा चाहे। देखें जो देख रहे हैं, महसूस करें जो महसूस कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली जो आपकी डिसोन्ड क्वालिटी है, एग्जाम्पल बोल्डनेस, बच्चे को अपने तरह से कहें आई एम हैप्पी विथ यू टू एक्सप्लोर। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं। You can have the courage, you can be bold to climb the tree. I will make sure that you are safe. अपने यूनिक तरीके से देखें कि आप कैसे इनर चाइल्ड के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, कि आपका इनर चाइल्ड कैसे अपनी इस फ्रीडम को रिक्लेम कर रहा है, आपकी लाइफ में फिर से लौट आ रहा है।
अपने इनर चाइल्ड से वादा करना ना भूलें कि मैं फिर से आती रहूंगी, आता रहूंगा। ये हमारा रिलेशन अब और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मैं आपको और समझता जाऊंगा। I'm going to create a very safe space for you so that you can start coming back to my life. Welcome back. और इस प्रॉमिस के साथ देखें कि ये इनर चाइल्ड अब एक लाइट का रूप लेते हुए आपके हार्ट स्पेस में एंटर कर रहा है, आपके साथ एक हो जा रहा है। और आप अब इस इनर चाइल्ड को अपने ही भीतर लेते हुए धीरे धीरे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लंबी गहरी सांसें लें। इस फीलिंग को आप अपने साथ लेके आएंगे, इनर चाइल्ड के इस जॉय को, जो हमारे ब्यूटीफुल इनर चाइल्ड की ब्यूटीफुल क्वालिटीज होती हैं, ये आपके साथ लौट रही हैं। उसे अपने अंदर महसूस करते हुए धीरे धीरे लौटाएं। Five, 4, 3, 2, 1 and 0. Slowly you can open your eyes. And welcome back, friends. I hope कि आप अपने अंदर अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर पाए। I can see Nishi ji's yes, beautiful Nishi ji. I can see her chat. कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, सौरभ जी अगर आप रीड करना चाहें। मैं क्वेश्चंस भी देख रही हूँ, अभी देख पा रही हूँ मैं चैट्स। Someone is telling tears were rolling from my eyes. Yes. I really That's need okay. it. Thank you very much. Thank you, my inner child. I am at my inner child. I want to meet more. I was feeling so low. Thank you so much. The chat box is really flooded, Preeti ji. And from my side also, I want to thank you. आपने मुझे अपने inner child से बहुत दिनों बाद मिलाया. It was a awesome That meditation. is so good, beautiful. Thank you, friends. अगर लो भी लग रहा है या अगर इनर चाइल्ड नहीं भी मीट करना चाह रहा है, इट्स वेरी नेचुरल। जैसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जब कोई गेस्ट आता है तो पहली बार नहीं निकलते हैं सामने, छुपते हैं ना। तो कहीं ना कहीं द फैक्ट कि आज आपने ध्यान देना शुरू किया, इसे आप कंटिन्यू कीजिएगा। मेडिटेशन में फिर से कोशिश कीजिएगा। जस्ट योर इंटेंशन इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प। धीरे धीरे हमारा इनर चाइल्ड खुलने लगेगा और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी फीलिंग नेचर है वो हमारा इनर चाइल्ड है। तो इवन इफ यू आर फीलिंग लो, नाउ व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज वी स्टार्ट सेइंग इट्स ओके। तो मैं आप जैसे अगर आप नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का देखेंगे चार्ट, तो उसमें वो फीलिंग्स और नीड्स की चार्ट देते हैं। तो भले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि अगर लो फीलिंग है तो क्या मेरी नीड क्या थी बच्चे की, वो राइट। तो वो जो इनर चाइल्ड अब निकल के आ रहा है वो लो फीलिंग के थ्रू आ रहा है, तो अपने को फील करने दीजिए, लेट इट बी, राइट। एंड दैट इज हाउ वी एक्चुअली स्टार्ट कनेक्टिंग विद द इनर चाइल्ड। तो बहुत Someone is asking,
how I can meet my inner child every day? तो मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे आज मैंने एक हीलिंग सेंचुरी का बोला कि एक नेचर की प्लेस, तो अगर आप रिकॉर्डेड मेडिटेशंस भी अवेलेबल हैं, एक मैंने भी डाला हुआ है हमारी दी आहा मूवमेंट यूट्यूब चैनल पे, रिकॉर्ड करके इनर चाइल्ड का डाला हुआ है, पर और बहुत सारे इनर चाइल्ड के आपको मेडिटेशंस भी मिलेंगे। अगर आपको हेल्प की जरूरत हो, स्पेशली जहाँ पे आप वुंडिंग हो, जहाँ भी नहीं कनेक्ट कर रहा है, अगर आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे एक नया रिश्ता बना है, तो अब आप रोज कॉल करने लगेंगे किसी फ्रेंड को, रोज थोड़ा हाय हेलो बोलने लगेंगे, तो वो कनेक्शन बनने लगेगा। तो बस वही हमें अपने इनर चाइल्ड के साथ करना है कि मैं हूँ, मैं जानना चाहती हूँ आपको, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, I want to hear your story. So this is how we start just connecting with our inner child. Nidhi is asking, can I have a person session with you? Usually we don't take person questions, but this is very important, and because everyone should heal their inner child, it's very important. And Dr. Preeti, आप हमारे साथ में हैं, तो अब थोड़ा बताएंगे कैसे आप जुड़ सकते हैं। एक ईमेल आपने शेयर कर दी है, पार्टिसिपेंट कैन नोट डाउन दैट ईमेल। हाँ जी, मेरा ईमेल है, मेरा फोन नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। मैं ग्रुप पे हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो उस पे मैं हूँ, तो मेरा नंबर में, या तो सौरभ जी अगर आप शेयर कर दें। विधि है यहाँ पर, वो शेयर कर देंगी। हाँ जी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय चांस QLU की हमारी वर्कशॉप भी स्केड्यूल थी, सौरभ जी ने मुझे इनर चाइल्ड के लिए ही बोला करने के लिए, और हमारी एक वर्कशॉप है जो शुरू हो रही है ट्यूसडे को, तो मैं अगर अपनी स्लाइड फिर से शेयर करूंगी, तो उसमें उसकी डिटेल्स भी हैं। वर्कशॉप जो हमारी शुरू हो रही है, अगर आप वर्कशॉप अटेंड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 8th to 13th ये वर्कशॉप है, 5 से 7 बजे की। दिस इज अ फंड रेजिंग फॉर क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, तो हम उनके आचार्य हैं। दिस इज अ फंड रेजर। आई वेलकम फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू, इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, आप इसमें कर सकते हैं। पर्सनल सेशन के लिए निधि जी यू कैन कनेक्ट विथ मी। हमारी जो मेडिटेशंस हम रिकॉर्ड करके डालते हैं, ये लॉकडाउन पीरियड इन दैट वे हैज बीन अ ब्लेसिंग। इसके पहले कभी ये हुआ नहीं, टाइम नहीं मिला, पर हमने अभी थोड़ी मेडिटेशंस डाली हैं, सो फील फ्री टू सब्सक्राइब टू द चैनल, टू यूज द मेडिटेशंस देयर। एंड यहाँ पे जो नंबर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से विधि है, उनका नंबर है, तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ हर टू गेट एनी मोर इंफॉर्मेशन दैट यू लाइक। Yes. Great, Dr. Preeti. This was very, very, very transforming session, especially last meditation. Your voice is really, really mesmerized all of us, and I must compliment that I have to yet listen that simple and effective talk on inner child. I've listened many talks, but this was awesome and one of the best talk. It's my personal feeling, and Thank you. many participants will also agree with me on this topic. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रीति, आप हमारे चैनल पे आई, आपने इनर चाइल्ड शेयर किया, आपने इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में शेयर किया, और आपसे इस चैनल के जरिए हम एक चीज और आज मांग रहे हैं, आप एक स्पेशली इनर चाइल्ड मेडिटेशन हमारे चैनल के लिए बना के देंगी, तो प्लीज एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट। एब्सोल्युटली, प्लेजर, विद प्लेजर। इनफैक्ट मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आप दोनों, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर संदीप को, क्योंकि बहुत बार डॉक्टर्स को ये हेजिटेशन होती है, हम लोग बहुत ये अलग फील्ड्स में जब जाते हैं, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स बहुत बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जो प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, I think it is going to be amazing, and I can actually, मैं just जब सौरभ जी कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स में ये थेरेपीज हो, मैं just तथास्तु कह रही थी कि बस ये दिन आने ही वाला है जरूर जल्दी से, and really everybody deserves really a milder way of healing, a harmless way of healing, a deeper way of healing. So thank you so much for
all the doctors here also, for all the work everybody here is doing, and especially to both of you to create this platform. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड स्पोर्टिंग अस डॉक्टर प्रीति। हम बताना चाहते हैं जो हमारी ये मूवमेंट है स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ, इंडिया की ये फर्स्ट मूवमेंट है जो होलिस्टिक हेल्थ के डॉक्टर्स द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसमें जो स्पीकर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर ही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ओवर डॉक्टर सौरभ। थैंक यू फ्रेंड्स आज के जुड़ने के लिए।